Welcome back to the second part of chemical reactions and equations. Guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 सवाल के बारे में। सबसे पहला कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, दूसरा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है, और तीसरा कि एक इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम समझ रहे होंगे ये 3 सवाल, और इससे अगली वीडियो में एक सुपर ट्रिक से हम समझेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एज ऑलवेज आई एम बल्समी यादव एंड यू आर वाचिंग। सो एवरीवन, सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। लेकिन गाइस उससे भी पहले हमें थोड़ा सा रिवाइज करना होगा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में? हमने पढ़ा था अबाउट केमिकल रिएक्शंस। क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब एक या एक से ज्यादा चीजें रिएक्ट करती हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाती हैं, जैसे ए जब बी से रिएक्ट करता है और एक न्यू सब्सटेंस बनाता है जो कि है सी। ये क्या है? एक न्यू सब्सटेंस है। और ये जो न्यू सब्सटेंस होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज इन रिएक्टेंट से बहुत अलग अलग होती है। न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना? तो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं क्या जब हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है? देखिए, यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजों ने रिएक्ट किया है। हाँ, किया है, और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जो कि है वाटर। तो इस प्रोसेस में एक न्यू सब्सटेंस बना है। ठीक, अब देखो, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन वाटर एक लिक्विड है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये फ्लेमेबल गैस है, आग पकड़ सकती है। ऑक्सीजन भी एक फ्लेमेबल गैस है, आग पकड़ सकता है। लेकिन वाटर आग बुझाने के काम आता है, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज और वाटर की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट हैं। तो वाटर एक न्यू सब्सटेंस भी है और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अब आप कहेंगे कि यही तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, ये तो हमें बनता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? आज हम सीखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो क्या होती है एक केमिकल इक्वेशन? देखिए, केमिकल इक्वेशन का सीधा सीधा मतलब है केमिकल रिएक्शंस को अच्छी तरह से लिख देना। मतलब देखो, अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, या फिर मैं इसे ऐसे लिख दूं फॉर्मूलाज की मदद से, H2 प्लस O2 gives H2O। तो गाइस, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में या फिर फॉर्मूला इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो इन्हीं चीजों को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सो अगर अब आपसे कोई पूछे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आपका जवाब होगा कि केमिकल इक्वेशंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो गाइस, ये तो था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है।
अब गाइस हम सीखने वाले हैं कुछ छोटी छोटी बातें जो कि हमें एक केमिकल इक्वेशन लिखते समय ध्यान रखनी है। देखिए, जब भी हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसके दो साइड्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड, और बीच में आता है ऐसा एरो। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में जनरली हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स। क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट्स। और राइट हैंड साइड में जनरली हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? अगर ये आपको नहीं पता है तो इस छोटे से रील को जल्दी से जाके देख लीजिए, ऐसे क्लियर हो जाएगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब मान लेते हैं हमारे दो रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी, और वैसे ही हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है सी और एक है डी। तो गाइस, जब भी हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हर रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन आता है और हर प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस का साइन आता है। जैसे ये ए एक रिएक्टेंट है, फिर प्लस आएगा, फिर बी एक रिएक्टेंट लिखा जाएगा, फिर देखिए अगर और रिएक्टेंट्स होते तो क्या होता, जैसे ए एक रिएक्टेंट है, फिर प्लस का साइन, फिर बी एक रिएक्टेंट है, फिर प्लस का साइन, फिर ई है, फिर एफ है। मान लेते हैं ये चार ही हमारे रिएक्टेंट हैं, तो हर रिएक्टेंट के बाद एक प्लस का साइन आएगा। जब हमारे रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, कि इतनी ही चीजें थी जो आपस में मिल रही थी, ठीक है, जब रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे तब हम लगाएंगे एक एरो का साइन, ठीक है, और एरो के उस तरफ लिखेंगे हमारे प्रोडक्ट्स, यानी कि वो चीजें जो हमें नई मिली हैं, जो नया कुछ बना है, वो चीजें इस तरफ लिखी जाएंगी। जैसे सी एक प्रोडक्ट है, फिर प्लस का साइन, फिर डी एक प्रोडक्ट है, फिर प्लस का साइन, फिर एम, फिर जी, ऐसे। तो जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उन सभी के बीच में प्लस का साइन होगा। रिएक्टेंट्स खत्म होने के बाद एरो होगा, एरो के इस तरफ प्रोडक्ट्स लिखे जाएंगे और हर प्रोडक्ट के बीच में प्लस का साइन होगा। अब गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान रखनी है वो है अबाउट दिस एरो। ये एरो क्या दिखाता है? देखिए, ये एरो का जो डायरेक्शन है ना, वो हमें बताता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है। मतलब ये चीजें मिलके इन्हें बना रही हैं या ये चीजें मिलके इन्हें बना रही हैं। जैसे अभी एरो का डायरेक्शन इस तरफ है, तो एरो बता रहा है कि ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ये सारी चीजें मिली, रिएक्ट की, और फिर इन्होंने, इन चीजों ने इन चीजों को बनाया है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एरो का साइन इस तरफ होता तो यहां पे क्या मतलब होता? यहां मतलब होता कि सी डी एम जी ये चीजें आपस में मिली और इन चीजों ने इनको बनाया है, ठीक है। तो एरो क्या बताता है? एरो बताता है कि किन चीजों ने मिलके किसे बनाया है। हमेशा ध्यान रखिए कि एरो की डायरेक्शन रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स होती है, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? जब हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसके दो तरफ है, बीच में एरो लगता है। इस तरफ रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं, हर रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगेगा। रिएक्टेंट्स खत्म होने के बाद एरो लगेगा। एरो किस तरफ होगा? जिस तरफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उस तरफ, ठीक है। तो फिर एरो के इस तरफ प्रोडक्ट्स लिखे जाएंगे और हर प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस का साइन होगा। तो गाइस, यहाँ हमने सीखा कि इसे लिखते कैसे हैं। अब दो सवाल करके देख लेते हैं कि एग्जाम में जब लिखने आएगा तब हमें कैसे फॉर्मूला वाइज लिखना है इक्वेशंस को। तो एवरीवन, ये है हमारे दो सवाल जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे है। जनरली आपके पेपर में भी ऐसे ही कुछ लिख के आएगा और फिर वो आपसे
कुछ कुछ क्वेश्चन बोलेंगे कि इक्वेशन लिखो, फिर उसको बैलेंस करो वगैरह वगैरह, लेकिन पहला स्टेप हमेशा यही होगा कि ये लिखा होगा और इसकी इक्वेशन बनानी हो। तो चलिए देखते हैं ऐसे चीज़ों को करते कैसे हैं। गाइस, जब भी आपको ऐसे सवाल आए तो पहले तो पढ़ लीजिए, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। अब इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ मतलब है कि हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये आपस में मिले और इन्होंने अमोनिया बनाया। तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए रिएक्टेंट्स क्या हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये दोनों क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया, क्योंकि वो बन रहा है ना। तो अपन क्या लिखते हैं? फॉर्मूलाज लिखेंगे अपन। हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स है, और हर रिएक्टेंट के बीच में क्या साइन लगता है? प्लस का साइन लगता है। जब रिएक्टेंट्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ही मिल रहे थे और कुछ है ही नहीं, है ना, तो जब रिएक्टेंट्स खत्म हो जाते हैं तो एरो लगता है किस तरफ? प्रोडक्ट्स की तरफ, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं कि क्या प्रोडक्ट है? क्या प्रोडक्ट है? अमोनिया, NH3, जो कि एक गैस है ना। तो हमने इससे क्या दर्शाया? ये जो चीज लिखी है इसे हमने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो ये है हमारी केमिकल इक्वेशन। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब देखो, ये जो टू गिव है इसका मतलब है इन चीजों ने इन चीजों को दिया है, मतलब ये चीजें हमारी प्रोडक्ट हो गई और ये दोनों ऊपर वाली चीजें हमारी रिएक्टेंट्स हो गई। तो अब आपको फॉर्मूलाज लिखना है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। टू गिव यानी कि इन्होंने दिया है तो एरो आ जाएगा। अब ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, तो इनके बीच में एक प्लस का साइन। अब इन दोनों ने मिलके क्या बनाया? इन दोनों ने मिलके एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, ये दोनों चीजें बनाई हैं, ठीक है। तो इस सवाल से हमने इसे कन्वर्ट किया है केमिकल इक्वेशन में। तो ये इस सवाल की केमिकल इक्वेशन है। अब गाइस, आप सबको पता है कि केमिकल इक्वेशन लिखना आसान है, ठीक है, लेकिन ये काम मुश्किल कब हो जाता है? ये काम आपके लिए मुश्किल तब होता जब आपको बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला नहीं पता। ये चीज आप इसमें आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो सिर्फ तब जब आपको ये फॉर्मूलाज बनते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी है जिसे फॉर्मूलाज लिखने में प्रॉब्लम है, देन गाइस इस ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया है, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। 15-20 मिनट का वीडियो है और बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे कि एक केमिकल फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा है जिसे ये इसमें दिक्कत जाती है, देन डू वॉच दिस वीडियो आउट, यहाँ या यहाँ लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, ये तो था कि केमिकल इक्वेशंस के क्वेश्चंस क्या थे। अब हम सीखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशंस के कितने टाइप होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस? लेट्स सी। सो एवरीवन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ही इक्वेशन को दो तरह से लिखा है। अब इनमें क्या अंतर है थोड़ा वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस जगह की। देखिए, यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन लिखी है और आप गौर से देखें तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? ये 2 हाइड्रोजन हैं। ये कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 into H है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है। और कितने क्लोरीन है? 2 into क्लोरीन भी होगा तो 2
क्लोरीन है। अगर आप अच्छे से देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्टेंट साइड, मतलब इस तरफ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, और प्रोडक्ट साइड यानी कि इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, 2, और कितने क्लोरीन है, 2। ठीक, अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, कितने क्लोरीन है, 2, लेकिन इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1, कितने क्लोरीन है, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्टेंट साइड, मतलब इस तरफ कितने हाइड्रोजन, 2, कितने क्लोरीन, 2। यहाँ प्रोडक्ट साइड, ठीक है, कितने हाइड्रोजन, 1, कितने क्लोरीन, 1। तो गाइस अगर आप यहाँ इन दोनों में अंतर देखें तो एक ही अंतर है, वो अंतर ये है कि इस रिएक्शन में दोनों तरफ, रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ एटम्स का नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड। जब किसी इक्वेशन में दोनों तरफ एटम्स का नंबर सेम होता है तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब थोड़ा बैलेंस्ड शब्द को समझिए। जैसे कि तराजू है ना, जिसमें हम वेट करते हैं ना, सब्जियों का वेट या चीजों को नापते हैं। तो जब ये ऐसा एकदम स्टेबल होता है, दोनों तरफ से पल्ला सेम होता है, स्टेबल होता है, तो हम कहते हैं चीजें बैलेंस्ड है, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ चीजें है ना। तो बैलेंस्ड का मतलब है दोनों तरफ संख्या सेम होना, नंबर्स सेम होना, जैसे यहाँ है। ठीक है, इसलिए हम इस इक्वेशन को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ क्या है, वो जो तराजू था वो ऐसा हो गया, मतलब एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है, तो अनबैलेंस्ड। इन इक्वेशन को आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं, या फिर स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस भी कह सकते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का सीधा सीधा मतलब है जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ एटम्स का नंबर सेम हो। अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 हो, यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन। ठीक है गाइस, तो ये था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब। अब आप देखिए, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता रही हूँ। जब कभी आप एग्जाम में इक्वेशंस लिखेंगे, सवाल आएगा, आप उसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर सवाल करेंगे, तो आप जो इक्वेशन लिखेंगे वो सही तभी मानी जाएगी जब वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर आप सवाल पढ़ के अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं, मतलब सवाल पढ़ा, ये लिख दिया, इसको बैलेंस नहीं किया, तो ये इक्वेशन आपकी गलत होगी। तो ऐसा क्यों कि बैलेंस करके अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो सही, और बैलेंस करके नहीं लिखा तो वो गलत। तो चलिए जानते हैं क्यों हमें एक इक्वेशन को बैलेंस्ड करके लिखना जरूरी है। Let's see why we need to balance a chemical equation. So guys, why we need to balance a chemical equation? बैलेंस करके इक्वेशंस क्यों लिखनी है? ऐसा हमें इसलिए करना है because of law of conservation of mass. हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं इस लॉ की वजह से। अब आप पूछेंगे ये लॉ क्या है? गाइस, ये लॉ ये है जो स्टेट करता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स should always be equals to the total mass of the sum of the products in a chemical reaction. तो ये इंग्लिश की डेफिनेशन को थोड़ा हिंदी में समझते हैं। गाइस, ये लॉ कहता है कि जो मास होता है ना,
उसे तो ना ही आप बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने 2 किलो की कोई सब्जी ली, ठीक है, 2 kg की, फिर आपने उसमें 3 किलो मैदा मिला दिया, फिर उसमें आपने 2 किलो कुछ और चीज मिला दी, कुल मिला के ये कुछ 2 3 5 6 7 kg का कुछ कुछ आपने चीजों को एक साथ 7 किलो की चीजें एक साथ मिला दी। अब इनके मिलने के बाद जो नई चीज बनेगी, एक्स वाई जो भी चीज बनेगी, उसका मास भी 7 kg ही होना चाहिए, होगा ही, क्योंकि इस दुनिया में जितना मास है हमेशा उतना ही रहेगा, बढ़ या घट नहीं सकता। ये अगर आपने 7 kg यूज किया है तो ये 7 kg का ही बनेगा, ना तो ये 7 kg से ज्यादा हो सकता है कि पता चला अपन ने इतनी 7 kg की चीजें मिलाई 12 kg का कुछ बन गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ना ही ये इससे कम बन सकता है कि 5 kg या 2 kg का कुछ बना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जितना मास किसी भी चीज में आपने यूज किया है, नई चीज भी बनेगी तो उसका मास भी उतना ही रहेगा, ये लॉ कहता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ना तो आप मास को बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। अब ये जो लॉ है ना, ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे मान लेते हैं ये A प्लस बी गिव्स C प्लस D, जब भी ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तब अगर इसका मास 2 ग्राम, ठीक है, इन चीजों का ये मास लिखा है। तो ये लॉ कहता है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तब रिएक्टेंट्स के मास का सम, यानी कि 2 + 5 जो आएगा, कितना आएगा, 8 5 6 7 7, ठीक है, रिएक्टेंट्स के मास का जो सम है वो जितना आएगा उतना ही प्रोडक्ट्स के मास का सम आना चाहिए, मतलब 6 + 1 भी हमें 7 kg ही मिलना चाहिए। दोनों तरफ मास बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों का मास 7 आया है तो इन दोनों का भी प्लस करके 7 ही आना चाहिए। ये लॉ ये कहता है। अगर कोई इक्वेशन इस लॉ को मानती है, मतलब अपन ने इक्वेशन लिखी, उसके मासेस चेक किए, दोनों तरफ मासेस अगर बराबर आ रहे हैं तो ये इक्वेशन एकदम सही है, ठीक। लेकिन अगर ये इक्वेशन में ऐसा हुआ कि यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा, तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि ये इक्वेशन फिर इस लॉ को फॉलो नहीं करेगी। तो चलिए मैं आपको 2 इक्वेशन से समझाती हूँ कौन सी इक्वेशन सही होती हैं और कौन सी। सो गाइस, मैंने फिर से 2 इक्वेशंस ली हैं, सेम इक्वेशन है, अंतर क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और एक बैलेंस्ड नहीं। तो सबसे पहले बैलेंस्ड की बात करते हैं। हम क्या चेक करने वाले हैं कि कौन सी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, मतलब इनके रिएक्टेंट्स के मास का सम प्रोडक्ट के मास के सम बराबर आता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, 2 mg, 2 × mg का मास 24 प्लस 2 × ऑक्सीजन का मास 16, ठीक है, फिर 2 × mg का मास 24 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। 2 × 24, 2 4 8, 2 2 4, 48 प्लस 32 हो गया, 16 2 32, 2 × 4 6 10, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 1 3 1 4 40। देखिए 48 और 32 को ऐड करेंगे, 8 + 2 हो गया 10, 4 1 5 6 7 8, 7 8, ठीक है। अब ये कितना आता है, ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ 80 ग्राम्स आया है। क्या आया है, 80 ग्राम्स, मतलब
ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया मासेस के थ्रू, तो इस इक्वेशन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया है, दोनों तरफ मास बराबर आया है। अब देखते हैं ये वाला इक्वेशन। यहाँ Mg का मास 24 प्लस ऑक्सीजन का मास 60 इंटू 2, क्योंकि यहाँ 2 लगा है, ठीक है। अब मैग्नीशियम का मास 24 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, 24 का 24 प्लस 32 गिव्स, यहाँ पे क्या है 10 1 ये 3 1 4 40, ठीक है। 4 2 5 6 और ये 5, ये आया है 56 ग्राम और ये आया है 40 ग्राम्स। दोनों तरफ मास अलग अलग आए हैं, मतलब ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती, ठीक है। दोनों तरफ मास अलग अलग आते हैं। लेकिन जब आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, दोनों तरफ मास बराबर आते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी जाती हैं। हमेशा आप एक इक्वेशन लिखेंगे तो उसे बैलेंस करना जरूरी है ताकि दोनों तरफ मास सेम आए, ठीक है। तो गाइस, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तुम ये हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करके क्यों लिखते हो, तो आपका जवाब होगा ताकि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, दोनों तरफ रिएक्टेंट्स के मास का सम और प्रोडक्ट के मास का सम बराबर आए। क्यों? क्योंकि मास तो ना कभी क्रिएट हो सकता है ना कभी डिक्रीज हो सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हमेशा मास दोनों तरफ सेम ही होना चाहिए, इसलिए वी राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो गाइज, आई होप आपको समझ में आया। तो गाइज, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज बी सेफ, प्लीज बी एट होम and do study, and thank you so much for watching, and do not forget to subscribe to the channel. Thank you guys.